हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास रिलेटिव मोशन इन 2D। तो हम लोग 2D में रिलेटिव मोशन के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई टू डिमेंशंस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, उस केस में हम लोग रिलेटिव मोशन से कैसे डील करेंगे। हम ऑलरेडी रिलेटिव मोशन इन 1D देख चुके हैं। अब देखो, फॉर्मूलास और वो सारी चीजें सेम ही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बी को विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, बी ए, बात बराबर है। इसको हम लोग वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर लिखा करते थे, ये याद होगा। तो तब क्या होता था कि हम लोग सिर्फ एक लाइन में करते थे, मतलब एक ही लाइन में होता था, तो सिर्फ प्लस में लेते थे वेलोसिटी या फिर माइनस में लेते थे। इस केस में क्या है ना, आई कैप जे कैप दोनों इन्वॉल्व है, तो हम लोग बस इन वेलोसिटीज को आई कैप जे कैप में लिख के फिर माइनस किया करेंगे, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे बी स्लैश ए करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको मैं लिख देता हूं बी ए, और फिर हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर एस ऑफ बी वेक्टर माइनस एस ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से। एंड इसी तरह से हम एक्सेलरेशन की बात भी कर लेते हैं, तो बी स्लैश ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, ए बी ए कर लेंगे, और हमारे पास आ जाता है सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। इस तरह से हम लोग रिलेटिव निकालते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ज्यादा हमें कुछ इसमें सीखना नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी रिलेटिव मोशन इन 1D में बताया था कि रिलेटिव हम किस तरह से निकालते हैं। तो वही पर हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई वर्ड है इस तरह से जो किसी वेलोसिटी से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हमें दे रखी है आई कैप प्लस 4j कैप, इतनी वेलोसिटी से ये बर्ड उड़ रही है। और यहाँ पर कोई और एक चीज है, मान लो प्लेन है, मान लो प्लेन इस तरह से उड़ रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से एक प्लेन दे दिया, ये विंग्स हैं, इस तरफ जा रहे हैं कहीं पर। तो ये जो है प्लेन, वो हमारे पास मान लीजिए इधर रैंडम किसी वेलोसिटी की तरफ जा रहा है। मान लीजिए इसका v2 वेक्टर बोल देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया v1 वेक्टर, और ये हो जाता है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप। मान लीजिए इस तरह से हमने वेलोसिटी देके रखी हुई है, राइट। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बस यही बोला है कि भाई फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 एज सीन बाय 1। तो आप वेलोसिटी ऑफ 2 एज सीन बाय 1 निकालिए कि भाई वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होने वाला है। तो कर लेते हैं भाई, क्या होने वाला है, वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1 will be velocity of 2 minus velocity of 1। ये कर लीजिए। तो velocity of 2 हमारे पास कितना हो जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर, तो माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आ जाता है, माइनस 4i कैप और हो जाता है माइनस 2j कैप। तो इस तरह से आप सिंपली वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। या फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई आप इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी को देखना चाहते हैं। ये मैं बर्ड बनाया हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज लाइक फ्लाइंग बर्ड हो गया ये, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे बोला है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कि इसको रोकना है। जैसे मैं इसको एक और तरीके से विजुलाइज करना सिखाता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो लेट्स सी कि इसका क्या मतलब महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि मैंने बोला इसी केस में ये जो बर्ड हमारे पास जो उड़ रहा है, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि जो बर्ड है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अगर हम प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन हमारे पास जो है वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इस तरह से हमने दिया है। तो इसकी भी हमारे पास पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आपको पूछा गया वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी आपको बोला गया है कि 1 को किस तरह से उसकी स्पीड दिखाई देगी। तो हम लोग 1 के फ्रेम में घुसना चाहते हैं। तो आप कभी भी किसी के फ्रेम में घुसते हो तो उसको उसके फ्रेम में वो रेस्ट पे होगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी तरह से उसको रेस्ट पे ला सकें, राइट, बाहर से, तो हम उसी के फ्रेम में चले गए। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसको रेस्ट पे लाना है तो मुझे इसकी 1 वाली वेलोसिटी लेना खत्म करनी पड़ेगी और इसकी 4 वाली वेलोसिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इसको मैं क्या करता हूं, इट्स जस्ट अ ट्रिक, राइट। ये है एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ताकि हम लोग बार बार इस फॉर्मूले का यूज ना करें, हम लोग इंट्यूटिवली इनको सॉल्व कर पाए। तो मैं क्या बोलता हूं, भाई इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 0 करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर एक और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड देता हूं। अब देखो क्या ना, फिजिक्स में सिमेट्री चलती है। अगर मैं उसको 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रहा हूं तो मुझे पूरी दुनिया को 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ेगी। तो यानी प्लेन को भी मुझे इस तरफ क्या देना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा, राइट।
अच्छा, उसको रोकना है ऊपर। अब मैंने हॉरिजॉन्टल की स्पीड रुकवा दी है, बिकॉज नेट स्पीड कितनी होगी, दिस प्लस दिस 0 होगी। उसको रुकवाना है तो मैं नीचे की तरफ कितनी स्पीड दे दूंगा, 4 मीटर पर सेकंड दे दूंगा, तो y में इसकी स्पीड गायब हो गई है। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ, अच्छा सॉरी, यहां पर ये 2 दिया था मैंने, यहां पर हमें नीचे की तरफ इसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, 4 मीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी। सिमेट्री है, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको रेस्ट पे लाना चाह रहा हूं और फिर देखता हूं कि वो कैसा दिखेगा। तो फाइनली मैंने क्या किया कि अगर मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं तो मुझे क्या दिखेगा कि बर्ड फाइनली क्या हो गया है, रेस्ट पे आ गया है, ये हो गया है एट रेस्ट। और जो प्लेन हमारा है ना, वो प्लेन हमारे पास कैसा दिखने लगा है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्लेन है वो थोड़ा सा इस टाइप का दिखने लग गया है, इस टाइप का दिखना स्टार्ट हो गया कि भाई इधर की हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ऐड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और इधर नीचे 4 ऊपर 2 है, इसका मतलब नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो भाई उसको रेस्ट पे ला दिया है और उसको रेस्ट पे लाया तो उसकी ये वाली स्पीड दिख रही है। इसका मतलब उसको रेस्ट पे लाने का मतलब क्या है, हम इसी के फ्रेम में घुस गए। These transformations we are doing to enter in this frame, राइट। आप मान लीजिए कि मैं बर्ड के फ्रेम में नहीं घुस रहा हूं। बर्ड के रिलेटिव बोलने का मतलब है मैं अपनी स्पीड क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी स्पीड को बर्ड के बराबर की स्पीड कर ली, राइट। या फिर मैं इसके बर्ड के फ्रेम में घुस जाऊं, बर्ड ही बन जाऊं और उससे पूछूं क्या है। या फिर मैंने एक तरीका बताया, वर्ड में फ्रेम में घुसने का मतलब है आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे आपका हो जाएगा सीधा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि एक और तरीका है जिसके थ्रू आप रिलेटिव वेलोसिटी को अलग अप्रोच में देख सकते हैं मैथमेटिकली, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो रोकने के लिए एक्स में इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, वाई में वेलोसिटी को 0 कर दिया, और जो इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन किए वही उसके साथ किए, राइट। और फिर हमारे पास आया कि भाई ये रेस्ट पे आ गया और उसकी वेलोसिटी आ रही है। तो वो जो वेलोसिटी आ रही है वो इसके फ्रेम में आ रही है, तो मतलब वही v2/1 वेक्टर है। और वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 माइनस आई कैप, क्योंकि पीछे की तरफ है, और -2 जे कैप। तो आप देख सकते हैं कि यही चीज हमने यहां पर भी निकाली है सिंपल फॉर्मूला का यूज करके, राइट। तो ये सिर्फ मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं जिससे मैं वर्ड को रेस्ट पे लाना चाहता हूं, ठीक है। तो बर्ड को रेस्ट पे अगर मैं लाऊंगा तो हमें बाहर से ये चीज दिखाई दे रही है, उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, जो कि होता है। अगर आप बर्ड के फ्रेम में जा रहे हो तो बर्ड रेस्ट पे दिखाई देगी, अपने फ्रेम में वो अपने आप को रेस्ट पे ही पाएगी, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। दिस इज वन वे टू ड्रॉ। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बोला कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का हो गया, लेकिन हम लोग कभी कभी ये फॉर्मूला रिवर्स वे में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी की रिलेटिव वेलोसिटी पता है, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस फ्रेम की वेलोसिटी। मतलब इसको लिखने का बेसिकली यही तरीका हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि भाई अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी मैं ए के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूं उसकी वेलोसिटी क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो इसी को मैंने बोल दिया कि भाई दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, ये उस ऑब्जेक्ट की ट्रू वेलोसिटी है और ये उस फ्रेम की वेलोसिटी है जिस फ्रेम से आप उसको देखना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो मुझे ये भी मिल जाता है, या तो आप इसको इस तरह से याद कर लो या फिर आप इसको भी याद कर लो, क्योंकि कभी कभी हमें रिलेटिव वेलोसिटी दी जाती है और हमें उसकी रियल वेलोसिटी पूछी जाती है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने को बोला है किसी फ्रेम के कंपैरिजन में, तो उस फ्रेम की वेलोसिटी इसकी ट्रू वेलोसिटी में माइनस कर दो, या फिर अगर पूछा गया उसकी रियल वेलोसिटी क्या है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो दी गई होगी उसको उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऐड वेलोसिटी से ऐड कर दो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है, राइट। तो ये चीजें हमारे पास मैंने वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अब ये सिर्फ वेलोसिटी में अप्लाई नहीं होती है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट में भी अप्लाई होती हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट में भी लग जाएगा, एक्सेलरेशन में भी लग जाएगा, ये आपका जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स वाले, उन सब में ये सारे के सारे फैक्ट्स अप्लाई होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैंने आपको पहले 1D में भी बताया था कि अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन किसी के फ्रेम में कांस्टेंट आ जाता है, राइट, अगर आप किसी फ्रेम से देखना चाहते हैं और उसके फ्रेम में दूसरे का, उस ऑब्जर्वी को जिसको आप देख रहे हो उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आ जाता है, तो उसमें आप ऑल 5 जो हमने, हालांकि 3 होती हैं बट आप 2 मैनिपुलेट करके और निकाल सकते हैं, तो ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज कर सकते हैं, या फिर 2 और होती हैं तो 5 भी कर सकते हैं। तो ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी यूज्ड, मोशन कैन बी यूज्ड, राइट। तो हम लोग ये इसको याद रखना है कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या हो जाएगी भाई, रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी टाइम पे निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू टाइम, ये कर लोगे। या फिर आपको एस रिलेटिव निकालना है तो एस रिलेटिव विल बी इक्वल टू यू रिलेटिव, ठीक है, इनटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। फिर हमारे पास वही वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव,
का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव, राइट, डॉट s रिलेटिव, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर 2D से हम डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में होंगी। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये सारे भी वेक्टर्स होने वाले हैं। इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी दो इक्वेशंस और होती हैं, अगर याद होगा, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ et स्क्वायर होता है, और एक nth डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन भी होती है, तो चाहो तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। अदरवाइज कोई बात नहीं, ये तीन भी काफी हैं, इन तीन से भी आप सारे के सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैं बेसिक्स ऑफ रिलेटिव मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं इसको अच्छे समझने के लिए, कि जैसे देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक वेज ले लिया, ठीक है, ये इस तरह से मैंने एक वेज ले लिया, वुडन वेज है, ठीक है, इस तरह से ले लिया। और मैंने क्या किया, इस वुडन वेज में थीटा एंगल का हमारे पास वेज था, और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक पार्टिकल है जो इसके अलोंग रोल कर दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि जो वेज है वो इधर v स्पीड से जा रहा है और ये इस तरफ इसके अलोंग u से रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई जो u है, u इज रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, ये मैंने दे दिया है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड थीटा सो दैट ऑब्जेक्ट appears to fall vertically from ground, ठीक है, ये हमने सीधा सीधा बोल दिया है, ठीक है, वर्टिकली। ओके, नाउ अभी हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले समझो, क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है, बाद में हम इसके आगे सॉल्विंग करने के लिए बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सीधा है कि हमारे पास एक वेज है, और वेज जो है वो आपकी कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, वो किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से हम लोग उसको लेके जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड v से, और ये इसके अलोंग जो है वो u से गिर रहा है। अब देखो ये बात समझने वाली है कि ग्राउंड के फ्रेम में इसका मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? देखो, क्योंकि ये हमेशा इसको टच करे रहता है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो बॉल है वो हमेशा इस वेज को टच करे हुए रहती है। तो अगर मैं इसके रियल मोशन को देखना चाहूंगा बॉल के, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। भाई किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पास वेज कहां था, यहां था, राइट। छोटे से टाइम के बाद हमारे पास वेज क्या हो जाएगा, भाई यहां पर आ गया, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल ही रहा है, तो यहां आ गया। तो आपकी बॉल पहले यहां थी, मान लीजिए, फिर बॉल यहां आ गई होगी, तो बॉल का मोशन थोड़ा सा रैंडम टाइप से हो रहा है, देख लीजिए, राइट। अगर आप रियलिस्टिकली ग्राउंड फ्रेम में खड़े होकर देख रहे हो तो आपको बॉल का मोशन थोड़ा, क्योंकि ये इसके अलॉन्ग ही चल रहा है, इससे टच रहता है, तो पहले यहां पर था बॉल, ये आगे चल गया तो ये इससे टच ही रहेगा। तो मान लीजिए बॉल यहां पर आ गया, तो ग्राउंड के फ्रेम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं वेज पे बैठ जाता हूं और मैंने बोला है कि भाई वो वेज को हमेशा कांटेक्ट में रहता है, वेज से हमेशा टच करके रहता है, तो अगर मैं वेज पे आके बैठ जाता हूं, यहाँ पर बेड पे बैठ गया, वेज पे बैठ गया, तो मुझे क्या दिखेगा कि जो बॉल है वो वेज के अलोंग ही उतर रहा है, यानी थीटा के अलोंग ही उतर रहा है, इसके अलोंग उतर रहा है। इसलिए रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है कि अगर मैं वेज पे बैठ जाता हूं तो मुझे दिखेगा कि वो कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड u से जा रहा है और वो अलोंग द वेज जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको थीटा के अलोंग मूव करता हुआ दिख रहा है ना, ये वेज के फ्रेम में दिख रहा है। रियल फ्रेम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियल जो ग्राउंड के फ्रेम में आप घुसेंगे तो एक तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, राइट, बिकॉज ये रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है u, उसकी रियल वेलोसिटी कुछ और होगी, और दूसरा एंगल भी चेंज हो जाता है। ये भी याद रखना है कि आपको अगर किसी के रिलेटिव फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाते हुए दिख रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में दूसरे एंगल पे जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। एंगल्स भी चेंज होते हैं फ्रेम टू फ्रेम में। सिर्फ टाइम, मैंने आपको बोला था, सिर्फ टाइम ही ऐसी चीज है जो अक्रॉस फ्रेम्स सेम रहती है। कोई इवेंट अगर हो रहा है, उन दोनों इवेंट्स के बीच का जो टाइम है इलैप्स्ड, वो हर फ्रेम में सेम दिखाई देगा, लेकिन जो इवेंट्स के बीच में काइनेमेटिक वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, चाहे फिर वो वेलोसिटी हो जाए, स्पीड हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, दीज आर ऑल काइनेमेटिक वेरिएबल्स, ठीक है। और एंगल भी, जिस एंगल पे पार्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल से उतर रहा है या फिर जा रहा है, वो एंगल भी फ्रेम टू फ्रेम चेंज होता है। तो रिलेटिव फ्रेम में डेफिनेटली वो थीटा पे आता हुआ दिखाई देगा, राइट, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में जो उसकी रियल वेलोसिटी होगी वो थीटा पे आते हुए दिखाई नहीं देगी, किसी रैंडम एंगल पे आते हुए दिखाई देगी, और उसको हम थोड़ा अभी इस लेवल पे विजुलाइज नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को हम लोग एनएलएम में देखेंगे कैसे सॉल्व करना होता है। फिलहाल के लिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें सीधा बोला है फाइंड थीटा सो दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड, यानी अगर कोई ग्राउंड फ्रेम से देखता है तो ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गिरता हुआ दिखना चाहिए, यानी ग्राउंड के फ्रेम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए,
तो हमें करना क्या है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हम रिलेटिव वाला फंडा उठाएंगे कि किसी का भी जो रियल वेलोसिटी होता है वो उसका रिलेटिव वेलोसिटी प्लस फ्रेम की वेलोसिटी के बराबर होता है। हम लोग ये फंडा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो बताए थे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो माइनस करना होता है, और अगर रियल वेलोसिटी निकालनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम की वेलोसिटी ऐड करनी होती है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको वेक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई रिलेटिव वेलोसिटी तो हमेशा थीटा के एंगल पे ही आएगी। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी को लिखता हूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो भाई यहीं पर लिख देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास हो जाएगी u cos थीटा आई कैप, राइट, और नीचे की तरफ है माइनस u sin थीटा j कैप। तो ये हो गया। वहीं पर अगर मैं फ्रेम की वेलोसिटी बात करता हूं कि भाई फ्रेम कौन सा जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लिखी गई है, क्या हो जाएगा, माइनस वी आई कैप, ये हो जाएगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप इनको यहां पुट कर दीजिए, क्या हो जाता है u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप, ये हो गया, राइट। और फिर फ्रेम की वेलोसिटी माइनस वी जे कैप, ये करना है आपको, सॉरी माइनस वी आई कैप, ये हमें करना है। तो भाई आई कैप वाली चीजों को साथ में ले लीजिए, कितना हो जाता है u cos थीटा माइनस वी आई कैप, एंड देन हमारे पास क्या हो जाता है माइनस u sin थीटा, और फिर बाद में हमारे पास हो जाता है j कैप। तो ये आपकी रियल वेलोसिटी बन जाएगी ग्राउंड फ्रेम में, राइट। अब अगर चाहो तो इसको देखो डिवाइड करके देख लो, y कंपोनेंट कितने एंगल पे वेलोसिटी जा रही है वो आप कैसे निकालोगे, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे tan थीटा नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली वो उसके फ्रेम में अलग आ रहा है। अब उन्होंने बोला क्या है कि उसको वर्टिकली गिरवाना है, ये वाली जो वेलोसिटी उसके ग्राउंड फ्रेम में, अगर वो वर्टिकली गिर रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ही नहीं ग्राउंड फ्रेम में, इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर इसको जीरो करना है तो हमारे पास क्या बन जाता है, u cos थीटा माइनस v इक्वल टू जीरो, यानी cos थीटा की वैल्यू सीधा कितनी आ जाती है, v बाय u आ जाती है। तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि अगर आपका u छोटा होता है तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो इसमें बोला है कि इसमें सिंपल इफ आपका u लेस देन v होता है तो थीटा नॉट पॉसिबल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ये छोटा होता है v से तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा हो जाएगा, तो नो सच एंगल एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है v को बड़ा होना पड़ेगा तब जाके ऐसा हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी होगी, आपको ग्राउंड फ्रेम में कुछ पूछा जा रहा होगा, इनडायरेक्टली बता देंगे। या फिर रिलेटिव वाले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए ही हैं कि अगर आपको रियल वेलोसिटी दे दी है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, उसको कैसे करना है वो सब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देखो मैंने हमेशा बोला है कि सारी चीजें बदल जाती हैं, सिर्फ टाइम सेम रहता है इवेंट्स के बीच में अक्रॉस फ्रेम, राइट। तो आपको ये नहीं मानना है कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फ्रेम में आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फ्रेम बदल दोगे तो सारे के सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स बदल जाते हैं इंक्लूडिंग थीटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई एक टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, टॉप व्यू दिखाया मैंने, और मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास ये चौराहा है एक, ठीक है। चौराहा मतलब जहां पर दो रोड्स क्रॉस करते हैं, यहां पर ऐसा, ठीक है, और यहां पर ऐसा जा रहा है इधर, ठीक है। तो क्या हुआ, होता यूं है कि हमारे पास इधर एक कार खड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, यहां पर एक कार खड़ी हुई है सेंटर पे, जो इस इंस्टेंट पे इधर जा रही है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और एक कार जस्ट इधर है, इसका मतलब वो आउट ऑफ द रोड जा रही है, मतलब इस तरह से वो साइड से ऐसे दिखाई देगी, मतलब वो ऊपर से देख रहे हैं। तो मान लीजिए इधर जा रही है, वो कितने से जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। चलो भाई एंगल हम अच्छा ले लेते हैं, मैं 45 डिग्री नहीं लूंगा, मान लीजिए 53 डिग्री ले लेता हूँ। तो मतलब इस तरह से कुछ है, चौराहा है हमारे पास, ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे मत देखो, ये इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये जमीन से उतर के बीच में कहीं पर ऐसे चला गया रोड तोड़ के, ठीक है। तो भाई तुम्हें दिख रहा है ग्राउंड के फ्रेम में क्या हो रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में आप सीधा देख सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल रोड से ये 53 डिग्री पे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं क्वेश्चन में कि एट व्हाट एंगल, इसको मैं ए बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं, ठीक है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम इट्स पाथ विल ए सी बी मूविंग, ठीक है, उसको कौन से एंगल पे वो कार मूव करते हुए दिखाई देगी। तो यहां पर मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, जिस एंगल में कोई चीज जा रही है,
वो आपका फ्रेम पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई जो एंगल होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेशियो होता है, और आपको मैंने बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम टू फ्रेम डिपेंड करती है, तो हर फ्रेम में आपके दोनों कंपोनेंट्स बदलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंगल भी बदल जाता है ना। तो भाई देख लेते हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ v पहले लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ v हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कर लीजिए यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल से कितना है 53 है, तो 5 cos 53 i कैप हो जाएगा, और 5 sin 53 j कैप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना हो जाता है, दिस इज 3i कैप 4j कैप, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ a। अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ a इज नथिंग बट 4i कैप, सो यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, राइट, इस तरह से। अब ग्राउंड फ्रेम में भाई क्लियर है, सॉर्टेड है कि भाई ठीक है, आपका जो कार है वो आपका 5 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे जा रहा है। बट अगर मैं बोलता हूं नहीं यार, बी को क्या दिखाई दे रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए को देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, वीबी माइनस वीए करना होगा। तो अगर मैं वीबी माइनस वीए करूंगा तो सिंपली मुझे क्या दिखाई देगा, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, ये है जो कि कोई रैंडम एंगल है। इसका मतलब हमारे पास है कि इन एस फ्रेम तो हमें क्या दिखने वाला है, देखो डायग्राम तो हम फिजिकल चीजें तो नहीं बदल जाएंगे, फ्रेम टू फ्रेम में जो आपके जो रियलिटी है वो थोड़ी नहीं बदल जाती है, तो रियलिटी तो भाई वही दो रूट्स रहेंगे। कार वो यहाँ पर ए वाली खड़ी है यहाँ पर, लेकिन रेस्ट पे है बिकॉज उसके फ्रेम में देख रहे हो, तो उसको थोड़ा सा जो दिखाई देगा ना, उसको दिखाई देगा कि इसकी एक्स में वेलोसिटी पीछे है और इधर है। तो आप चाहो तो एंगल निकाल सकते हो कि भाई, और कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तो आप देखोगे तो इसको पोजीशन आपका मान लीजिए वहीं पर रहेगा जहां पर इस टाइम पे था पोजीशन उसका, मान लीजिए यहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट्स में बदलाव कैसे आता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के देखो वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो इसका आपका कुछ इधर होगा, तो इधर 1 है और इधर आपका 4 है, ठीक है। तो यानी बंदा इधर कहीं मूव करते हुए दिखाई देगा, तो इसको ऐसे जाते हुए दिखाई देगा ये बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, वी रिलेटिव, वो आपकी हो जाएगी माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। तो आप देखो एंगल पूरा का पूरा बदल गया है, ये तो पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप देखोगे भाई ये जो थीटा निकलेगा, ये थीटा जो है हमारे पास वो 53 डिग्री नहीं है, ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट। अब चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। और दूसरा पाथ भी बदल गया है, वो ऐसे जा रहा था लेकिन इसके फ्रेम में ये ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। तो ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई एंगल भी फ्रेम टू फ्रेम में बदलते हैं, राइट, वेलोसिटी भी फ्रेम टू फ्रेम बदलती है, एक्सेलरेशन बदलती है, स्पीड बदलती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बदलती है, एंगल भी बदलता है, राइट। रही बात कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट जैसे मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ था तो वो इसके फ्रेम में भी उस इंस्टेंट पे उसी प्राइम पे रखा जाएगा, क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो मोशन को बदल देती है, राइट, वो मोशन को बदल देती है कि भाई मोशन जब हुआ है तो उसके बाद चीजें अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन जब हम इसी इंस्टेंट पे ले रहे हैं तो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, कोई मोशन हुआ नहीं है, तो वो पोजीशन हर फ्रेम में सेम दिखाई देगी उस इंस्टेंट पे। उसके बाद डेफिनेटली पोजीशन बदलेगी, उस फ्रेम में अलग पोजीशन दिखाई देगी, इस फ्रेम में अलग पोजीशन दिखाई देगी ना। तो पोजीशन के बारे में उतना नहीं सोचना है, पोजीशन के बारे में कोई ज्यादा पूछता नहीं है, बट ध्यान रखना मोशन काइनेमेटिक वेरिएबल्स डेफिनेटली हर फ्रेम में बदलते हैं इंक्लूडिंग थीटा, ठीक है। चलो, तो ये हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए कि भाई किस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है ग्राउंड फ्रेम में चीजें पूछने के लिए, किस तरह से दिया जा सकता है किसी और के फ्रेम में मूवमेंट को देखने के लिए कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए। अब हमें करना क्या है, देखो रिलेटिव मोशन इन 2D जो है उसमें हमारे पास 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मास्टर करनी है। पहला हमारे पास है रिवर स्विमर प्रॉब्लम और दूसरा हमारे पास है रेन मैन प्रॉब्लम। तो उस दोनों को हमें अच्छे से समझना है, राइट। प्रॉब्लम्स तो और भी आएंगी डिफरेंट, लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्या, इसमें मैं देख लेता हूं भाई हमारे पास मेन प्रॉब्लम जिसपे हमें आइडेंटिफाई करना है, मेन प्रॉब्लम्स या मेन टॉपिक्स इन रिलेटिव मोशन 2D, यानी 2D के रिलेटिव मोशन में मेन टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले रिवर स्विमर प्रॉब्लम, एक बार हम देख चुके हैं लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। लेट्स सी कि कैसे करना है। एक तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हो जाता है रेन मैन प्रॉब्लम। इन दोनों को तो देखना ही है, ठीक है, और ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। और उसके बाद और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं बनाया है, बट एज अ क्वेश्चन हम उनको देख लेंगे, राइट। जैसे हमारे पास दूसरा होता है मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम,
राइट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस किस टाइम पे होगा। या फिर ऐसा है चेजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एक कैट डॉग को चेज करती चली जा रही है, वो हमेशा उसी की तरफ फेस करती है, तो कितने टाइम में चेज करेगी। और भी हैं, बट ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं एज अ क्वेश्चन उठा लूंगा। बाकी टॉपिक के बेस पे हमें इन दोनों को करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। रेनमैन प्रॉब्लम से पहले रिवर स्विमर प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखो भाई, रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो है मैं ऑलरेडी 1D में आपको बता चुका हूं, जिसमें हम लोग अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर या फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर जा रहे थे। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें रिवर के अक्रॉस जाना है। इन टाइप की प्रॉब्लम्स है। मतलब क्या बोला है कि भाई आपकी इस तरह से रिवर है, टॉप व्यू देख रहे हैं, रिवर आपकी इस दिशा में बह रही है, मान लीजिए यू स्पीड से बहती चली जा रही है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ये मैंने एक डॉटेड लाइन बना दिया है, यहां पर ए पॉइंट दे दिया नाम, और यहां पर बी पॉइंट दे दिया नाम, और यहां पर एक स्विमर खड़ा हुआ है, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मान लीजिए ऐसे खड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, इस पे जंप मारने वाला है, ठीक है, स्विम करना चाहता है। स्विम करके वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। मान लीजिए इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर W है, तो इसमें क्या होता है कि ये यहां से इधर पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीकों से पहुंच सकता है, मिनिमम टाइम लेके यहां पहुंच सकता है इस बैंक पे, या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है कि जब इसमें तैरना स्टार्ट करेगा तो पानी का बहाव उसको थोड़ा नीचे की तरफ लाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, कि भाई वो अपने ओरिजिनल लाइन से कितना नीचे आ गया है, उसको बहाव कहते हैं। मतलब नीचे बहाव में कितना बह गया है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। तो अगर ड्रिफ्ट उसको कम करनी है तो उसको कैसे तैरना पड़ेगा, उसको टाइम अगर कम करना है वहां पहुंचने का तो कैसे तैरना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमें इसमें देखने हैं। तो पहले हम जेनेरिक ऑर्डर में इसको देखेंगे, और फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं अलग तरीके से। तो देखिए करना क्या है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। यहां पर क्या होता है कि इसकी तो स्पीड हमें सीधा सीधा यू दे के रखते हैं, रिवर की जो स्पीड होती है वो दे देते हैं कि भाई इट इज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। बट जो स्विमर होती है उसकी वेलोसिटी को वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या फिर बोलते हैं, या तो ये बोल देंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, ये बोल देंगे, राइट, इसको v बोल दिया है। या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, इन स्टिल वाटर बोल दिया है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैंने वहां पर भी बताया था 1D में, राइट, इसको भी बोल देंगे। या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय अ लॉग floating in air, floating in river, okay, floating in river, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको भी मैं बोल देता हूं v। तो बेसिकली किसी भी तरीके से बोल देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर बी बोल दिया, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कितने से तैर सकता है, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी होता है, राइट। या वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय अ लॉग फ्लोटिंग इन रिवर, तो कोई लॉग जो है, जो अपना खुद का एनर्जी यूज नहीं कर सकता, वो रिवर की स्पीड से ही फ्लोट करेगा, तो उसके फ्रेम में भी वैसा ही दिखेगा जैसा रिवर के फ्रेम में दिखेगा, बिकॉज रिवर भी आपकी यू स्पीड से फ्लो कर रही है। अब होता क्या है कि कुछ भी कहेंगे, ये कैसे भी स्टेटमेंट्स देंगे, बट इसका मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ही दे रहे हैं, राइट। अनलेस वो बोल दे, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्विमर की वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी वो दिया हुआ है, या फिर एज सीन बाय समवन इन ग्राउंड फ्रेम, राइट। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल रहा है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ग्राउंड फ्रेम, और एज सीन बाय समवन इन ग्राउंड फ्रेम, अगर ऐसा नहीं बोला गया है तब तक आपको उसको रिलेटिव वेलोसिटी ही मान के चलना है। अब होता है क्या, सुनिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास रिलेटिव वाला फंडा चलेगा। इसमें हम लोग ये वाला फंडा यूज करने वाले हैं कि यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है, तो हम लोगों को ये वाला चीज यूज करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी और फ्रेम वेलोसिटी ऐड करके हमें ट्रू वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, राइट। बिकॉज हम सारे ऑब्जर्वेशंस ग्राउंड फ्रेम में ही करने वाले हैं, राइट। ड्रिफ्ट जो है वो भी ग्राउंड फ्रेम में ही नापा जाएगा। बैंक्स के रिस्पेक्ट में ड्रिफ्ट देखते हो, राइट। इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट के कंपैरिजन में कितना नीचे गया उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो भाई ऑब्वियसली वो बैंक्स के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। टाइम तो फिर हर फ्रेम में सेम ही होता है, तो हमें सब कुछ जो निकालना है वो निकालना ग्राउंड फ्रेम में ही है, लेकिन दिया हमें रिलेटिव फ्रेम में है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल यही होता है कि भाई हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में कूदेगा। तो हम बोलते हैं भाई ये स्विम करना स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए ये यहाँ से जंप किया, तो जंप करके वो ऐसे मान लो स्विम करना स्टार्ट कर रही है, ऐसे मान लो स्विम करना स्टार्ट कर दिया, और जंप उसने ऐसे किया। मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी इसकी v ही है, लेकिन वर्टिकल से उसने थीटा एंगल पे स्विम किया।
अब हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा। तो होता क्या है, देखो ये वेलोसिटी उसने रिलेटिव दिया, लेकिन उसकी रियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, फ्रेम की वेलोसिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी जो कि u है इस केस में। तो मान लीजिए u वेलोसिटी आपने वेक्टोरियली ऐड कर दिया, दोनों को वेक्टर, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया, समथिंग वेक्टर प्लस समथिंग वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेसिकली भाई जिनको ऐड कर रहे हैं उनको हेड टेल में रखना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये बन जाएगा, ये इस तरह से। तो इसका मतलब उसकी रियल वेलोसिटी ये बन जाएगी, यानी उसको तो ये लगेगा कि वो उधर जा रहा है, लेकिन पानी उसको उधर बहाता रहता है, उसको पीछे करता रहता है। तो बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो, अगर हम छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में देखते रहे तो भाई आपका ये ऐसा है, ये फिर ये ऐसे जाएगा, फिर पानी इसको इधर धक्का देगा, ये फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 जाता रहेगा। और उसको अगर हम सिंपली एक बार में देखना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई वो इसके अलोंग जा रहा है। ये तो मैंने फिर भी बड़े टाइम इंटरवल्स ले लिए, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके करते जाता रहेगा, और उसको ऐसे रिजल्टेंट दिखेगा कि भाई इस लाइन के अलोंग वो जा रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी इस तरफ आ गई, रियल वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम ये है, तो वो इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाली जो चीज है, जहां पर मान लीजिए यहाँ पर लैंड किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या ले देंगे, ड्रिफ्ट, राइट। इसको ड्रिफ्ट डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं कि भाई कितना नीचे गिरा और कितने टाइम में उसने क्रॉस किया, वो भी हम देख सकते हैं। तो ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, कंपोनेंट कर लीजिए, cos थीटा ऊपर है, sin थीटा इधर है, तो हमारे पास हो जाता है माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, ये हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो फ्रेम की वेलोसिटी इस केस में क्योंकि रिवर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी उसी के फ्रेम में दी गई है, तो ये हो जाता है u आई कैप। तो अगर मुझे उसको ट्रू वेलोसिटी जानना है तो ट्रू वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बन जाता है u माइनस v sin थीटा आई कैप, और बन जाता है प्लस v cos थीटा j कैप। यानी उसकी जो ट्रू वेलोसिटी है, जो कि ये वाली वेलोसिटी है जिसको मैंने v वेक्टर बोल दिया, कंफ्यूज मत होना, v इज द रिलेटिव स्पीड है, राइट। यहां पर वेक्टर फॉर्म में उसको मैंने v रिलेटिव से शो किया है, v वेक्टर इज द वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, तो मैं इसको लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये रियल वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, तो vs लिख दिया, ठीक है, किसी के फ्रेम में नहीं है, ये रियल वेलोसिटी ऑफ स्विमर की। अब ये है, तो इसका मतलब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में देखता हूं तो ग्राउंड में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि भाई ये जो बंदा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है v cos थीटा से, मतलब इस तरफ अलोंग द रिवर, परपेंडिकुलर टू द रिवर वो जा रहा है किससे, v cos थीटा, और अलोंग द रिवर कितने से जा रहा है, वो इधर से जा रहा है, क्योंकि ये आई कैप है तो हमारा v माइनस u माइनस v sin थीटा। अब होता क्या है कि देखो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। अगर मान लीजिए इसमें v sin थीटा बड़ा हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आ जाएगी, तो वो ऐसे जाएगा आगे की तरफ। लेकिन अगर u बड़ा हो जाता है v sin थीटा से तो क्या होगा, इसकी इधर वेलोसिटी आएगी, यानी ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके फ्रेम में हमें क्या दिखेगा भाई, ग्राउंड के फ्रेम में इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो इधर बन चुकी है, और वो पार्टिकल जो है वो इस तरह से इसके अलोंग जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये उसको ड्रिफ्ट मिल जाएगी सीधा सीधा, इसको ड्रिफ्ट बोल देंगे, राइट। तो ऐसा है, तो ये फाइनली हमें चीज मिल जाती है कि इस तरह से हम लोग उसको ग्राउंड के फ्रेम में ला पाए, ठीक है। ग्राउंड के फ्रेम में कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ पर मान लीजिए शायद बैंक में कोई खड़ा हुआ है, तो उसको यही दिखेगा कि ये बंदा इस लाइन के अलोंग जा रहा है, लेकिन उस बंदे को हमेशा दिखेगा कि मैं तो इधर पुश करता रहता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज ऑफन सेड कि आप मूविंग वाटर में ज्यादा स्विम मत करो, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्विम इन ओशंस व्हेन द करंट्स आर वेरी हाई। और रिवर में भी जहां पर करंट बहुत हाई होते हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करते हो उस डायरेक्शन में जा नहीं पाते, बिकॉज करंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो आप इंटेंट कहीं और का करते हो जाने का, आप भले ही उस तरफ फोर्स लगाते चले जाओ, लेकिन आप एक्चुअल में कहीं और चले जाते हो। तो दैट्स द रीजन व्हाई दे स्टॉप यू इन हायर करंट वाटर्स फॉर स्विमिंग। सो भाई ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास हो गया तो हमारा मेन इंटेंशन क्या था, ड्रिफ्ट निकालना और स्पीड ऑफ क्रॉसिंग को निकालना। तो हम देखते हैं भाई हमें कैसे निकालना होता है, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि भाई इसको एनालाइज करने के बजाय मैं इसको और इसको अलग अलग एनालाइज कर देता हूं, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे के मोशन में ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं भाई ये तो हमेशा चलता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड है, ये चलता रहेगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा, ये मतलब दो पार्टिकल में तोड़ लिया, ये वाला पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तब आपका रियल पार्टिकल भी बैंक पे आ चुका है और ये वाला मोशन भी रुक जाएगा। जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में हो रहा था, हम वाई डायरेक्शन के बेस पे डिसाइड करते थे
टाइम क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमारे पास टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा देख सकते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल को कितना चलना पड़ेगा, w, विड्थ ऑफ द रिवर, तो w अपॉन v cos थीटा। इस तरह से हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल सकते हैं। दिस इज द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस, राइट। ड्रिफ्ट की बात करते हैं, तो ड्रिफ्ट जो हमारे पास होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है। तो ये कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u माइनस v sin थीटा इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। कितने टाइम लगा इसको क्रॉसिंग करने के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट व्हाट। तो बेसिकली हो जाता है u माइनस v sin थीटा, और ये तुम्हारा बेसिकली हो जाता है w अपॉन v cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इसको रटने की जरूरत नहीं, बात समझ लो कि इसको यूज कैसे करना होता है। आपको x वाला जो मोशन होता है वो ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार है, ये वाला जो है टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए जिम्मेदार है। आपको कोई भी रैंडम इक्वेशन दिया है, एंगल अलग अलग होंगे, इतने एंगल पे जंप किया, उतने एंगल पे जंप किया, उसके बेसिस पे आप रियल वेलोसिटी निकाल लीजिए। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग देगी, फिर इधर की जो नेट वेलोसिटी उसमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हो कितना होगा, राइट। तो ये फाइनली हमारे पास हो जाता है। इसमें हमने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया कि भाई ये एक तरह से मैंने आपको एक जेनेरिक थीटा वाले प्रॉब्लम में आपको बता दिया कि किस तरह से हम ड्रिफ्ट और टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालेंगे। अब क्या होता है कि देखो, इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं जो मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सभी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनमें देखेंगे हम लोग, राइट। हम लोग सिर्फ इन्हीं केसेस पे रिलाई नहीं करने वाले। तो हम देख लेते हैं भाई कुछ स्पेशल केसेस क्या होते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखिए। पहला स्पेशल केस क्या होता है, इसमें हमें मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो अगर मुझे क्रॉसिंग का मिनिमम टाइम चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आपका इसको मिनिमाइज करना है। तो हमने निकाला अभी जो फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू w अपॉन v cos थीटा। अब देखो मेरी बात सुनो, इन अ गिवन प्रॉब्लम w तो चेंज होने वाला नहीं है, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई उस स्विमर को डिफरेंट एंगल पे जंप करवा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। अब ध्यान रखना, थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल विच द स्विमर ऑलवेज मेंटेन्स विद द वर्टिकल डायरेक्शन। यानी जो क्रॉसिंग लाइन है ना, जो ज्वाइन कर रही है अपोजिट पॉइंट्स इन द बैंक्स को, जब वो जंप करता है तो उस वर्टिकल लाइन से हमेशा वो थीटा एंगल मेंटेन करके रखता है। वो हमेशा उसी तरफ एंगल होगा, लेकिन पानी का बहाव उसको पीछे ले जा रहा है। इसका मतलब वो हमेशा वर्टिकल से थीटा एंगल पे जाने की कोशिश करेगा, वो हमेशा अपनी वेलोसिटी को उधर ही रखेगा। अगर वो अपना एंगल थोड़ा चेंज कर लेता है फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बदल जाएगी, फिर तो हम क्या करें, फिर तो हम ये नहीं निकाल सकते बिकॉज उसका थीटा बदल गया होगा उस टाइम पे। वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, जब तैर रहा है तो थ्रू आउट द मोशन वो हमेशा वर्टिकल से थीटा एंगल पे ही रहता है, राइट। जिससे हर जगह जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है वो सेम रहता है। फ्रेम की वेलोसिटी तो वैसे ही हमारे पास u i कैप है, उनको ऐड करके जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। तो हमेशा वो थीटा मेंटेन करके रखना है। तो भाई w कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते, तो हमें मिनिमाइज अगर करना है तो डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब cos थीटा कितना हो सकता है, 1। यानी अगर थीटा 0 है इसका मतलब टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम लगने वाला है, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम कितना हो सकता है, दैट विल बी इक्वल टू w अपॉन v। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि w अपॉन v उसका मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंदे को जो रिवर को क्रॉस करना है अगर मिनिमम टाइम में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सीधा जंप मारना पड़ेगा, राइट। v स्पीड से उसको सीधा जंप मारना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब वो सीधा जंप मारेगा तो डेफिनेटली इसमें u स्पीड भी ऐड होगा, ये उसका रिलेटिव वेलोसिटी, उसका रियल वेलोसिटी वो ये बन जाएगा और वो इस तरफ जाएगा। तो जब वो मिनिमम टाइम लेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं भाई, डेफिनेट इस केस में ड्रिफ्ट हमारे पास कितना होगा, विल सी दैट एज वेल, ओके। नाउ इसको मिटा देते हैं, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये समझना है कि भाई कैसे आया, ठीक है। चलिए, ऑलराइट। तो ये हमारे पास हो गया है। तो हमने बोला भाई मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमारे पास इतना है। अच्छा देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ड्रिफ्ट निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है तो भाई अगर ये v है, मतलब पूरी की पूरी रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ गई है, तो फ्रेम की वेलोसिटी u है, तो मैं सीधा जो टोटल वेलोसिटी इसकी लिखूंगा इस टाइम पे, ग्राउंड के फ्रेम में जो स्विमर की वेलोसिटी है वो क्या बन गई, सीधा का सीधा u i कैप बन गई और v j कैप बन गई, राइट। थीटा ईटा गया तो सीधा ये टोटल वेलोसिटी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, तो v j कैप प्लस u i कैप। यानी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इसकी कितनी है, u है,
तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू क्रॉसिंग टाइम, राइट, जो कि मिनिमम है इस केस में, क्या बन जाता है, u इनटू कितना, w अपॉन v, यानी आपका जो मिनिमम बनेगा ड्रिफ्ट, मिनिमम नहीं, जो आपका ड्रिफ्ट बनेगा इस केस में वो इतना होगा। तो बेसिकली जब भी वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उस केस में उसका कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट बन रहा होगा, और ड्रिफ्ट कितना होगा वो इतना होगा। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझ लो मैंने निकाला कैसे, राइट। वर्टिकल मोशन में ये वाली जो वेलोसिटी है देखो वो हमेशा v मेंटेन करके रखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो इसमें जैसे मान लीजिए वो 0 डिग्री पे गया तो क्या करेगा भाई, आपको पता है कि मोशन तो उसका ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी को v ऊपर रखने की कोशिश करता है। यहां पर भी ऐसे रहेगा, यहां पर गया तो यहां पर भी वो v को ऐसे ही रखेगा, ये भी v को ऐसे ही रखेगा, और इधर भी v को ऐसे ही रखेगा। अब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u उसको नीचे, वो भी कांस्टेंट लग रहा है जो उसको कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहा है। तो आप देखेंगे y में हमेशा उसकी स्पीड v कांस्टेंट रहती है, राइट, और हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये तो हमने बोला कि भाई अगर वो वर्टिकल लाइन से 0 डिग्री पे तो हमेशा 0 डिग्री पे रखेगा। किसी एंगल थीटा पे होता तो हर जगह उसी एंगल थीटा पे रखता है इस तरह से, तो ये ऐड होता तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी बनती और ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है केस नंबर 1। इसको याद रखना कि भाई हमारे पास इस तरह से ये केस बनता है, और इसमें हम लोग मिनिमम टाइम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, निकाला कैसे जाता है वो याद रखो, और किस एंगल पे वो जंप करेगा वो हमें याद रखना है कि भाई वो सीधा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर जंप करेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब वो जंप कर रहा है तो उस पॉइंट को और जस्ट अपोजिट टू अ पॉइंट, उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है दूसरे बैंक पे, उसको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उस लाइन से वो 0 डिग्री पे जंप करेगा या उसी लाइन के अलोंग जंप करेगा। ऐसा करोगे तो आप आराम से मिनिमम टाइम और ड्रिफ्ट उस टाइम पे कितना हो रहा है वो आप दोनों निकाल सकते हैं, राइट। तो ये केस नंबर 1 हो गया कि मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और केस बनता है जिसमें होता है मिनिमम ड्रिफ्ट का केस, यानी बंदे को ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो वो कैसे करना है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो सेकंड हमारे पास केस आ जाता है क्या, मिनिमम ड्रिफ्ट। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स को मिनिमम करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर अगर मुझे डेल्टा एक्स को मिनिमम करना है तो क्या होता है, इसमें दो केस बनते हैं, राइट। इसके अंदर दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, अगर तो आपका v ग्रेटर देन u है, राइट। अगर v ग्रेटर देन u है इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव स्पीड जो है उसकी अगर रिवर की स्पीड से ज्यादा होती है तो हमारे पास जो मिनिमम है वो सीधा का सीधा कितना बनेगा, 0 बनेगा, यानी 0 ड्रिफ्ट इज पॉसिबल इन दैट केस। मतलब 0 ड्रिफ्ट कब होगा, जब उसकी एक्चुअल जो ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी है सीधी आ जाए, जो कि पॉसिबल है क्योंकि मान लीजिए आप किसी एंगल पे इसको यहां पर जंप करवा देते हो v स्पीड से और हॉरिजॉन्टली ही फ्लो करेगा u, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। देखो ग्राउंड फ्रेम में ये आपकी वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो गया vs। तो ये बंदा इसी के अलोंग जाएगा, राइट। तो भाई कितने एंगल पे जंप करा है वर्टिकल से वो आप सीधा निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर आपको ऐसा जाता है तो 0 ही ड्रिफ्ट होगा क्योंकि सीधा सीधा वो b पे जाके गिरेगा, राइट। मतलब गिरेगा क्या, स्विम करके वहां पहुंचेगा। तो भाई एंगल कितना है इस वेलोसिटी ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो, 90 डिग्री है तो sin थीटा तुम्हारा बेसिकली कितना हो जाता है, u बाय v। तो v अगर बड़ा है तो sin थीटा इज पॉसिबल, यानी इस एंगल पे अगर वो जंप करेगा तो मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब वो अचीव कर लेगा, और वो ड्रिफ्ट होगी कितनी, 0 होगी। तो अगर मुझे टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है इस केस में तो मैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी निकाल लेता हूं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग में अभी हमें क्या करना होता है भाई, हम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है अब जो आपकी टोटल वेलोसिटी है वही वर्टिकल में आ गई है। तो क्या करोगे भाई, हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन होगा ही नहीं, यही वेलोसिटी आप डिवाइड कर दो, क्या हो गया, w अपॉन vs कर दो। vs क्या होगा आप सीधा निकाल लो, वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अंडर रूट, राइट, सीधा। क्योंकि मेरे को पता है देखो वेलोसिटी ट्रायंगल में हम लोग सारे के सारे ट्रायंगल के फॉर्मुलास लगा सकते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री का बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। आपका जो v स्क्वायर है वो तुम्हारा vs स्क्वायर प्लस u स्क्वायर के बराबर है, तो vs जो तुम्हारा है वो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सीधा बन जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो भाई इस केस में हमारे पास मिनिमम तो नहीं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग हमारे पास इतना निकल जाता है। पता कर लो निकालना कैसे है, राइट, और ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सेकंड हमारे पास क्या होता है, अगर आपका v लेस देन u होता है तो इसमें जो डेल्टा x मिनिमम होगा वो 0 नहीं होगा, बस इतना याद रखना है।
इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट आपका जीरो नहीं होता है, राइट। इसमें कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी अगर आपका u छोटा है, बिकॉज अगर आपका v छोटा है तो आप ये केस बना ही नहीं पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि ये हाइपोटेन्यूज बने, तभी ऐसा आएगा, बिकॉज ये आपका एक साइड बनेगा, साइड बनेगा, हाइपोटेन्यूज मस्ट बी ग्रेटर। बट अगर आपका u ऐसा है, छोटा है, अगर आपका u बड़ा है v से, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको देख लो, राइट। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का मैथ्स हम यूज करने वाले हैं, वेक्टर्स को हम थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करने वाले हैं, सो दैट हम लोग इसको निकाल सकें। तो ध्यान से देखिए करना क्या होता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है तो इसमें देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें नहीं पता भाई किस एंगल पे इसको जंप करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जीरो इज नॉट गोइंग टू द केस नाउ, बिकॉज अगर आप अभी इसको जीरो कराओगे तो ऑब्वियसली मिनिमम टाइम आ जाएगा, बट ड्रिफ्ट फिर भी आएगा, बट वो मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं होता है। तो हमें करना क्या है कि तुम्हें पता है कि अगर v स्पीड है तो वो इस पूरे सर्कल में किसी भी तरफ कूद सकता है, ठीक है। वो इधर भी कूद सकता है, इधर भी कूद सकता है, किसी भी एंगल पे कूद सकता है ऑब्वियसली, बट उसका लेंथ ऑफ स्पीड सेम ही रहेगा। मतलब वेलोसिटी अगर मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखा रहा हूं उस वेक्टर को, तो लेंथ ऑफ दैट वेक्टर विल ऑलवेज बी सेम, बट ऑब्वियसली वो सेंटर है और वहां से हर डायरेक्शन में v किसी भी एंगल पे कूद सकता है, हमें नहीं पता। अब होगा क्या कि इसकी अगर रिजल्टेंट स्पीड देनी है तो आपको पता है कि भाई v वेक्टर प्लस फ्रेम की वेलोसिटी विच इज u वेक्टर, वो हमें क्या देने वाला है, वो हमें नेट वेलोसिटी देगा, और उसी का डायरेक्शन जो हमारे पास होता है वो हमें देने वाला है कि कितना आपका ड्रिफ्ट होने वाला है। नाउ तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर ध्यान से। तो हमें पता है कि ये वाला वेक्टर पूरे सर्कल में कैसे भी घूम सकता है। तो मान लीजिए कहीं पर इस तरह से ये ऐसे लगा हुआ है, राइट। अब ये छोटा है ऑब्वियसली लेंथ में, तो वेक्टर एडिशन करने का मतलब क्या है, u को आप यहां ले आओ, आपको u ऐड करना पड़ेगा इसमें, और ये पूरा का पूरा इसमें जो भी है घूम रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको नेट वेलोसिटी दे रहा होगा, राइट। इस तरह से हमारे पास नेट वेलोसिटी दे रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा बताता हूं, देखो जिस एंगल पे जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, vs की वेलोसिटी जिस एंगल पे जाएगी वो उस एंगल के अलोंग ही वो जंप करेगा जाके, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं वर्टिकल से इसका ये वाला एंगल मिनिमाइज कर सकूं, ये जो फाई है ना, ये अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो आपका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाएगा, राइट। क्योंकि जिस एंगल पे आप इसको भेजोगे, जो ड्रिफ्ट होता है ना वो वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए अगर ये नेट वेलोसिटी आपकी इस तरफ आ गई तो वो ऑब्वियसली इसके अलॉन्ग सीधा जाके ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसके अलॉन्ग आएगी तो ऐसे आके ये ड्रिफ्ट बन जाएगा, इसके अलॉन्ग आएगी तो ऐसे आके जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसके अलॉन्ग ऐसे आके पॉजिटिव ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो जिस तरफ आपकी वेलोसिटी आएगी उसी तरफ वो सीधा सीधा जाएगा, और आपका जो ड्रिफ्ट है वो फिक्स हो जाता है उसके हिसाब से। तो अगर मैं जितना ही एंगल नेट वेलोसिटी का वर्टिकल के पास रखूंगा उतना ही कम ड्रिफ्ट आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस फाई एंगल को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब ये है कि ये कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर उठा पाऊं ताकि मेरा ये मिनिमम हो जाए। तो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वेक्टर का थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन शायद आपने वेक्टर्स में किया होगा कि जैसे अगर मैंने बोला है कि लेट्स सी, इसमें हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम ये बन जाती है कि भाई हमारे पास एक वेक्टर है, वो आपका इस तरह से इस सर्कल में घूम रहा है, और ऑब्वियसली हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो ऑब्वियसली इसके सर्कल से ज्यादा आगे आएगा। तो देखो अगर ये यहां पर आता है मान लो v, तो आपको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहां कहीं बनने वाला है। ऐसे कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आपका यहां कहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर वेक्टर हमारे पास हो गया है, तो मान लीजिए यहां कहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप इसको घुमाते रहोगे तो आपको दिखेगा कि जो आपका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट आपका इवेंचुअली क्या हो रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैक्सिमम उठ जाएगा, और वो टाइम कब होगा, जब ये वेलोसिटी इस सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाएगी। उसके और आगे आएगा तो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज करना था आपको, ये फाई को मिनिमाइज करना था। तो फाई मिनिमाइज कब होगा, जब ये एकदम सबसे ज्यादा उठेगा। और सबसे ज्यादा कब उठेगा, जब आपका ये टेंजेंट होगा इस सर्कल के लिए, यू वी वाले सर्कल के लिए जब वो टेंजेंट होगा तब आपका ये सबसे ज्यादा उठेगा और ये एंगल सबसे कम बनेगा। और उसी केस में आपका ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, क्योंकि जीरो ड्रिफ्ट यहां पर आप अचीव कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो अब ऐसे कैसे करेंगे भाई, अगर ये फाई है, जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये केस बन गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या था, यू था, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये हमारे पास ऐसा बन गई इधर। तो ये हमारे पास 90 डिग्री, ये ऐसा है। ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, v हो गया, एंड देन दिस इज u। और आपका ये एंगल जो वर्टिकल है, वर्टिकल से हमारे पास एंगल हो जाता है फाई।
तो बेसिकली हमारे पास ये एंगल हो गया फाई। तो ये हमारे पास 90 माइनस फाई और ये एंगल भी फाई बन जाता है। तो आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो कि जो साइन फाई होगा इस केस में, दैट साइन फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी, और सिंपली आई कैन से इट्स नॉट साइन फाई, इट्स कॉस फाई। ठीक है, तो हाँ, तो हमारे पास जो इस केस में जो कॉस फाई होगा, कॉस फाई, वो हमारे पास हो जाएगा कितना, v बाय यू, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो ये v हमारे पास अंदर की तरफ है, ये मैं इसको यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं। देखो यहां पर ध्यान रखना, ये आपके वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, राइट। ये दोनों, ये सभी वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे हैं, बट हम लोग वर्टिकल से उनको इस तरह से वेक्टर एडिशन दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम ट्राइंगल फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम दिखा पाए कि वर्टिकल से एंगल क्या क्या बन रहे हैं, कैलकुलेट करना इजी हो। तो ये जो फाई एंगल है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल है, और ये जो इधर मैं बोलता हूँ ये हमारे पास थीटा है। तो जो थीटा है वो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है वर्टिकल से, उस लाइन से, वर्टिकल वाली लाइन से कितना उसने जंप किया है, इतने एंगल पे वो जंप करेगा, बट इतने एंगल पे फाइनली वो जाता हुआ दिखेगा रियल वेलोसिटी में। तो cos फाई हमारे पास v बाई यू है, और हमें पता है कि भाई इस केस में फाई प्लस थीटा वो है 90 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो फाई है दैट इज 90 माइनस थीटा, cos ले लो दोनों तरफ, cos फाई इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और आप देख सकते हैं कि फाइनली जो साइन थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, v बाय यू हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आंसर सिंपल ये बन जाता है कि अगर उसको मिनिमम ड्रिफ्ट अचीव करनी है बंदे को, तो उसको वर्टिकल से आगे की तरफ थीटा जंप करना पड़ेगा, और वो थीटा होगा कितना, वो होगा v बाई यू, राइट। और इस केस में हमारे पास b छोटा है, तो ऑब्वियसली दिस मेक सेंस। तो भाई बंदे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको इस डायरेक्शन में v स्पीड से थीटा एंगल पे कूदना पड़ेगा। अब होगा क्या कि भाई यहाँ पर u स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, तो भाई जो फाइनल vs बनेगा उसके अलॉन्ग हो जाता है वो दिखाई देगा, और ये एंगल आपका फाई होगा, और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, थीटा प्लस फाई हमारे पास है। तो ये वर्टिकल से एंगल था, vs का वर्टिकल एंगल से फाई है इस तरफ, और इसका पीछे की तरफ लेफ्ट या राइट जो भी है इस तरफ हमारे पास है थीटा। तो ये इस तरफ जाएगा थीटा, और ये इस तरफ जाएगा फाई। तो इस केस में अगर आपको मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास मिनिमम ड्रिफ्ट है। कैसे निकालोगे, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत मैथ समझ में आया होगा। ये मैथ थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा है तो इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया जाता है वेक्टर्स में। अगर शायद याद होगा तो वेक्टर में कराया जाता है कि आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है जो आपका कोई भी एंगल ले सकता है, इट कैन रोटेट, इट कैन हैव एनी एंगल। उन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, और हमें बताना होता है कि जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर से मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन एक कराया जाता है वेक्टर्स में। तो हम लोग वही करते हैं भाई, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसके हिसाब से उसका एंगल चेंज होगा हॉरिजॉन्टल से। तो हमें इस एंगल को मैक्सिमाइज करना है, या तो इसको मिनिमाइज करो, अगर ये मिनिमाइज होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इसको मैक्सिमाइज करना है वो तभी होगा जब ये वेक्टर इस तरह से होगा कि इस सर्कल के लिए ये जो फाइनल रिजल्टेंट है वो टेंजेंट बने। तो ये वाला क्वेश्चन एक तरह से वेक्टर में कराया जाता है। तो अगर वेक्टर में आपको ये क्वेश्चन पता है, अगर किया है, तो आपको ज्यादा इसमें कोई इशू होने वाला नहीं है। एनीवेज, ऑलराइट, सो अगर ये हमारे पास हो गया तो मैं इसका फिर आंसर फाइनली निकाल ही देता हूं। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको याद रखिए, केस बहुत रेयर है, इसके बारे में मोस्टली पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछेंगे तो मैं बताता हूं कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सो भाई बेसिकली हमारे पास यही है, एक्स मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो आप सिंपल ये निकाल सकते हो। फाई आप निकाल चुके हो कितना है, तो आपको पता है cos ऑफ फाई इज दिस। हम लोग क्या करते हैं, tan ऑफ फाई निकाल लेते हैं। तो tan ऑफ फाई कितना हो जाएगा, tan ऑफ फाई, बिकॉज फाई निकला हुआ है, tan ऑफ, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस हमारे पास b हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, इतना, राइट। और ये हमारे पास tan फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x मिनिमम होल डिवाइड बाय कितना, w, मतलब बेसिकली ये मैंने यहां कर दिया। तो भाई यहां से tan फाई मैंने दिस बाय दिस कर दिया, और हमने ऑलरेडी फाई निकाल के रखा हुआ था कितना है। तो डेल्टा x मिनिमम जो होगा दैट विल बी w tan फाई, या फिर आप सीधा कर सकते हो w अपॉन v अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दोनों केस में आप मिनिमम निकाल सकते हो। इस केस में मिनिमम नॉन जीरो आएगा, राइट।
तो इस तरह से हम लोग ये वाला केस भी कर सकते हैं। ये केस बहुत रेयर है, बट नॉनदलेस इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर उनको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होगा। तो याद रखना, जब भी आपके वैसे तो जनरली हमेशा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है स्विमर की, वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू द रिवर फ्लो स्पीड। और उस केस में हमारे पास जेनेरिक जो केसेस मैंने आपको कराए हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट के जो कि 0 होता है और मिनिमम टाइम का वो लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कम दे देते हैं, उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी, ये वाला केस लगाना पड़ेगा। मिनिमम टाइम वाला केस तो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर स्पेशल केसेस आपको बता दिए। तो ये लेक्चर मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करके फिर रेन मैन प्रॉब्लम को खत्म करूंगा मैं उस लेक्चर में। और साथ के साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं उन्हें डील करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग मी, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।